हेलो दोस्तों, नमस्कार। साक्ष्य अधिनियम में हमने सेक्शन 10 तक पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। वो अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और आज हम कवर करेंगे सेक्शन 11 और सेक्शन 12 को। सेक्शन 11 है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहती है, काफी चर्चित सेक्शन है साक्ष्य अधिनियम के लिहाज से, क्योंकि इसका काफी इस्तेमाल होता है साक्ष्य अधिनियम में। काफी वाइड सेक्शन है ये सेक्शन कहती है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, कब सुसंगत होंगे। सेक्शन 11 ये प्रावधान करती है कि वो कुछ तथ्य हैं जो अन्यतर जो सेक्शनों में सुसंगत नहीं है, लेकिन इस सेक्शन में सुसंगत मान लिए जाएंगे। किस आधार पे कैसे होंगे, इसे अलीबाई का भी सिद्धांत बोलते हैं, अलीबी का, या फिर अन्यतर उपस्थिति का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, अलीबाई जो है, ये अलीबी क्या कहता है, ये कहता है कि एक व्यक्ति जो है एक समय में एक ही जगह उपस्थित हो सकता है। सीधी सी बात है, हर कोई कहेगा ये बात। तो एक व्यक्ति एक जगह में ही उपस्थित हो सकता है, अन्यथा तो नहीं हो सकता। जैसे कि इस समय मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, दिल्ली में बैठा हूँ, और इस समय मुझे कोई मेरे पे आरोप लगाता है कि मैंने मुंबई में कुछ ऐसा कर दिया। एट ए टाइम की बात करें तो इस समय अगर मेरी यहाँ उपस्थिति है तो वहां का जो आरोप है वो निराधार हो जाएगा। ये प्रावधान करता है एलईबी। इसके अंदर केस लॉ से अगर हम समझते हैं तो काफी चर्चित केस है इस संबंध में। जैसे कि एक एग्जांपल जो लें तो निठारी रेप केस का जो मामला, निठारी रेप कांड वाला सब लोगों ने सुना होगा। निठारी जो रेप कांड हुआ था, इस मामले में जो मुनिंदर सिंह पंडेर था वो इस एलईबी की वजह से बचा था। हालांकि सारे आरोप उसके ऊपर लगे थे, लेकिन इस व्यक्ति ने, जो मुनिंदर सिंह पंडेर था, मुनिंदर सिंह पंडेर, उसने फायदा लिया एलईबी का, और वो ये चीज साबित कर गया, ये साबित कर दिया उसने कि जिस समय ये काम हुआ, ये कांड हुआ, उस समय वो इंडिया में था ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में था। अब सिंपल सी बात है, अब एलईबी का फायदा उसे मिलना ही है कि वो व्यक्ति जब ऑस्ट्रेलिया में था तो उस समय इंडिया में कैसे कुछ कर सकता है। तो इस वजह से इसका बचाव इसमें हुआ था। दूसरा, इसमें और भी अगर समझें तो एक पुलिस से संबंधित भी चर्चित केस हुआ था, कुछ दिन के लिए चर्चा में रहा था कि इंडिया गेट के ऊपर जब कुछ वो प्रदर्शन वगैरह हो रहे थे, उस समय एक कांस्टेबल सुभाष था, उसकी मृत्यु हो गई थी। और उस वजह से उस मृत्यु में कई व्यक्तियों, 2-4-3 व्यक्ति थे, उनके नाम इसमें सामने आए थे कि उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन वो भी इसी एलईबी की वजह से बच गए। कैसे बचे कि उस समय, जिस समय कांस्टेबल सुभाष की मृत्यु हुई थी, उस समय उन व्यक्तियों की उपस्थिति मेट्रो के अंदर थी, और मेट्रो के जो सीसीटीवी कैमरे थे वो इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि वो उस समय वहां उपस्थित थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति एक समय दो जगह तो हो नहीं सकता। सीता और गीता वाली कहानी तो उसमें अपने चलती नहीं, फिल्मों वाली। तो वो व्यक्ति अगर वहां उपस्थिति नहीं थे तो वो कैसे उसको मार सकते हैं। तो इस वजह से उन व्यक्तियों के ऊपर जो है अभियोग नहीं चला पाए थे। ये तो हो गया कि एलईबी का मामला की अलाइबी दूसरी जगह उपस्थित होने की वजह से। दूसरा इसके अंदर मैटर है, क्या होता है, दूसरा ये कहता है कि कुछ सर्कमस्टांस या स्थिति ऐसी है जिसके अंदर हम इस स्थिति में क्लियर पहुंच जाते हैं कि कोई भी, मान लीजिए, अपराध जो घटित हुआ है उसके अंदर ए, बी, सी और डी, ये 4 व्यक्तियों का ही रोल था, ये क्लियर हो जाता है। तो उस मामले में यही माना जाएगा कि अपराध इन्होंने ही किया है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है, मान लीजिए कि कोई, इसके लिए भी एक चर्चित कांड केस था, वो आरुषि हत्याकांड वाला। उस मामले में क्या होता है कि जो तलवार दंपत्ति है उसके घर के अंदर उस समय, जिस समय आरुषि की हत्या हुई थी, उस समय ये आरुषि, उसका जो नौकर था वो हेमराज, प्लस वो हस्बैंड वाइफ, ये 4 ही सदस्य उस समय घर के अंदर मौजूद थे। घर अंदर से बंद था।
कोई बाहरी व्यक्ति आने की कोई संभावना ही नहीं थी। तो उस मामले में जो आरोप है इन्हीं के ऊपर, इसमें यही बात कहती है ये सेक्शन कि जब उस घर के अंदर मान लीजिए जो बंद कमरा है, इस बंद कमरे में ये 3-4 व्यक्ति हैं और उसमें से किसी एक की मान लीजिए यहाँ 4 की मृत्यु हो जाती है, तो ये स्वाभाविक सी बात है, ये बंद है और कोई इसमें आ नहीं सकता, तो इसकी जो मृत्यु है इन्हीं तीनों में से किसी ने एक ने की होगी। अब जरूरी नहीं है कि इसी ने करी है, इसी ने करी है, ये क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन इतना जरूर क्लियर हो रहा है इसमें कि इन तीनों में से किसी ने इसकी हत्या की होगी। तो इसी प्रकार वो मैटर था उसके अंदर भी, क्योंकि घर के अंदर वो 4 ही व्यक्ति थे, तो हत्या भाई उन चारों में से किसी एक ने की होगी। ये चीज डिसाइड करता है जो सेक्शन 11 ये बताती है कि जब उस समय ऐसी सर्कमस्टांस है, ऐसी स्थिति है कि और किसी की उपस्थिति हो ही नहीं सकती, तो आरोप उन्हीं पे ही आना है, वो ही। अब इनमें से चलो ठीक है, ये 4 हैं, ये 4 में से कोई एक साबित कर देता है कि 2 भी बेशक साबित कर दे कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, तो बचाव हो जाएगा। ये साबित का भार इन्हीं पे रहेगा। बाकी ये तीनों शुरुआती तौर पे इन्हीं में तीनों व्यक्तियों के खिलाफ है, जो अनुमान ये लगाया जाएगा कि ये इन तीनों का ही रोल था। कोई साबित करते वो बचाव कर जाएगा, वो बात अलग है। ये कहती है सेक्शन 11, मतलब एक व्यक्ति की उपस्थिति एक समय में एक ही जगह हो सकती है। अगर वो अन्यत्र अपनी उपस्थिति अगर साबित कर देता है तो वो उस अभियोग से बच जाता है। या फिर एक कोई स्थिति ऐसी है जिसके अंदर कोई व्यक्ति जो मतलब इस स्थिति में है कि उनके सिवाय कोई और आ ही नहीं सकता, तो भाई अपराध उन्हीं में से किसी ने किया है। ये चीज ये सेक्शन बताती है। इस संबंध में और भी हम पढ़ेंगे सेक्शन 112 आगे एविडेंस एक्ट में, जो बताती है धर्मज पुत्र के बारे में कि जब हस्बैंड और वाइफ अगर रह रहे हैं एक साथ वैवाहिक स्थिति के दौरान उनका कोई बच्चा होता है तो वो बच्चा उनका धर्मज पुत्र होगा। इसमें भी बस अन्यत्र उपस्थिति का ही बचाव है, बाकी वो बचाव नहीं है। सेक्शन 112 के अंदर क्लियर ये कहा गया है। 112 में इसके अंदर वो व्यक्ति बस यही साबित कर देता है कि हमारी जो बच्चे का जिस समय गर्भधारण हुआ था उस समय आपस में कोई पहुंच थी नहीं, तो उस बेस पे ही बचाव है। बाकी इसके अंदर और कोई भी साक्ष्य नहीं लिया जाएगा सेक्शन 112 में जो बताया गया है। अब है अपनी नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 12। अब सेक्शन जो 12 है ये बताती है कि नुकसानी के वादों की रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत है, रिलीवेंट है। ये सेक्शन केवल इतना ही प्रावधान करती है कि जो सिविल सूट है ये सेक्शन केवल सिविल मामलों में ही अप्लाई होती है। जो व्यक्ति जिसमें अपने नुकसान से संबंधित वाद लाता है कि मेरा इतना नुकसान हो गया, उन्हीं मामलों पे सेक्शन का वैल्यू रहती है। ये वही चीज डिसाइड करने में उन्हीं तथ्यों को सुसंगत मानती है ये सेक्शन, कि जो न्यायालय को इस चीज को डिसाइड करने में कि उसका कितना नुकसान हुआ होगा और उसके नुकसान की बाबत उस व्यक्ति को कितना हर्जाना दिया जाना चाहिए, उस चीज को डिसाइड करने में न्यायालय को समर्थ बनाए, उन्हीं जो तथ्यों को है इसमें रिलेवेंट माना गया है। तो इसमें जैसे कि एग्जांपल स्वरूप लें तो एक केस था, उसके अंदर किसी जो किसान था उसके अंदर महाराष्ट्र का मामला है शायद, उसमें कोई किसान की जो फसल खड़ी थी खेत में और उस फसल में जो नहर जा रही थी वो नहर की वजह से, नहर टूटने की वजह से वो पूरा पानी भर गया, उसकी वजह से क्या है उसकी जो पूरी फसल नष्ट हो गई। अब यहां जो मामला आया उसमें अब जो वाद वही था नुकसान के संबंध में कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट को यहाँ डिसाइड यही करना था कि उसे कितना हर्जाना देना चाहिए, कितना उसका नुकसान हुआ होगा। तो वो चीज है वो उस हालात अनुसार वहां कितनी फसल हो सकती थी, उसकी जो इनकम सोर्स उसमें जो है पहले की जो कंडीशन देख के हालात अनुसार उसमें जो न्यायालय डिसाइड करेगा कि उसको कितना हर्जाना दिया जाना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल इसे हम ले याद रखने के लिहाज से, जैसे ही तो मान के चले कि कोई व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति की शादी है, ए नामक व्यक्ति है, उसकी शादी है और शादी के लिए उसने क्या है कोई बाजे वाला कर रखा है, बैंड बाजे वाला ले लो या फिर कोई डीजे वाला है कोई, वो कर रखा है और उसको जो भी है एडवांस रकम भी उसने जो भी पैसे उसे दे रखे थे, मान लीजिए उसे 20,000 रुपए में उसको डिसाइड हो रखा था कि 20,000 रुपए में भाई मेरी शादी में बाजा बजाना है उसको। अब उस स्थिति में वो क्या करता है कि ये जो बाजे वाला है वो बाजे वाला वहां पे नहीं पूछता है,
अब नहीं पूछता है तो अब ए पे बात आ गई। ए को जो भाई जो ज्यादा नजदीक दोस्त होते हैं वो तो क्लास लगाते हैं कि क्या आया तू तो ऐसे ही है, ये है, तूने तो करा ही नहीं होगा। नहीं तो ऐसा हो सकता है क्या कि तूने बाजे वाले को किया और नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस स्थिति में काफी उसकी मान लीजिए बेइज्जती करते हैं साथ वाले, और उससे वो खुन्नस में आके या जैसे भी मानो वो तुरंत क्या करता है, किसी दूसरे वाले से कांटेक्ट करता है, अर्जेंट में बुलाता है। और वो अर्जेंट का मामला है, सीधी सी बात है, अगर तत्काल टिकट तुम्हें लेनी है तो जो मूल रेट होता है जनरल का उससे 2-3 गुना पैसा देना पड़ता है। वही प्रोसीजर होता है यहाँ, वो 20 की बजाय वो 50,000 रुपए लेता है और वो तुरंत आता है, उसका बाजा बजाया जाता है। अब इस स्थिति में अब अगर ये अपना वाद लाएगा तो उसका बाजे के बारे में, तो ये चीज तो सुसंगत हो गई कि 20 की बजाय उसे 50 देने पड़े। पहली चीज तो ये न्यायालय को डिसाइड करने में। अब दूसरा मामला इसमें क्या बच गया कि अब भाई ये भी कह रहा है कोर्ट के सामने कि जी मेरी तो इसने ना बेइज्जती करवा दी बहुत सारी, मेरे दोस्तों के सामने, मेरे ससुराल के सामने, मेरे ससुराल नया ससुराल बनना था, साड़ियों वगैरह ने मेरी तो वहां क्या, मेरी तो इज्जत का बलूदा कर दिया। तो अब उसकी कितनी बेइज्जती हुई ये चीज डिसाइड करना है न्यायालय को कि वो कितना अपनी रेपुटेशन रखता था, किस हिसाब से, उस हिसाब से उसमें उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा या कितना उसका प्रतिकर तय किया जाना है। तो इस मामले में जो उसको सुसंगत लगे न्यायालय, वो तथ्य सुसंगत होते हैं सेक्शन 12 के अंदर। तो आज हमने कवर कर ली सेक्शन 11 और 12। सेक्शन 11 में हमने पढ़ लिया अलीबाई को। अलीबाई मतलब एक समय में अन्यतर उपस्थिति, एक समय में आदमी एक ही जगह उपस्थित हो सकता है, अन्यतर उपस्थिति उसने साबित कर दी तो वो वियोग से बच जाता है। और ये सेक्शन 12 जो नुकसान के संबंध में कोर्ट को सक्षम बनाए कि उसे कितना जुर्माना दिया जाना चाहिए, कितना हर्जाना दिया जाना चाहिए, वो सुसंगत है सेक्शन 12 के अनुसार। बाकी के सेक्शन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद।